प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 12 के बच्चों के साथ मेरा ये पहला लेक्चर होगा इंग्लिश का। और इसके पहले अपने बायोलॉजी कुछ लेक्चर में देखे होंगे, उसके बाद वहाँ पर रोक दिया गया। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था कि मैं आऊँ, लेकिन इस साल सोच रहा हूँ कम से कम आप लोगों को लिटरेचर में तो हेल्प किया जाए और जम के हेल्प किया जाए। मुझे लगता है कि जो चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद अब चैप्टर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम बेसिक से चलेंगे, पूरा उसका हिंदी अर्थ जानते हुए और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से तरह से पढ़ेंगे। जितना पी वाई को अब तक पूछा गया उसको डिस्कस करेंगे। आप जो रेनबो पार्ट 2 में जो भी बुक में उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। और प्लस जितने पी वाई क्यू क्वेश्चन है उसको भी एमसी के ग्रुप में और सब्जेक्टिव ग्रुप में दोनों में सॉल्व किया जाएगा। साथ में एक्सप्लेनेशन जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो कहने का मतलब अपने तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाला है। मुझे समय लगा इसलिए कि वो इस नोट्स को तैयार करने में कम से कम मैंने इसमें 2-3 दिन काम किया, 4 दिन, तो ये मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ है। लेकिन इससे शानदार लेक्चर आपको कभी नहीं मिल सकता है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। और शुरू किया जाए इस लेक्चर को। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों से इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यह है बच्चे जी अपना रेनबो पार्ट 2 प्यारी सी बुक क्लास 12 के बच्चों के लिए। और शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर जिसका नाम होगा प्रोज सेक्शन में शुरू करेंगे आज। और मैं सोच रहा हूँ ना कि आपका पहले 2-3 चैप्टर प्रोज से, फिर उसके बाद 2-3 चैप्टर हम लोग पोइट्री से पढ़ेंगे। पोइट्री से बाद में करेंगे। एक बार देख लेते हैं अपने चैप्टर में कितने कंटेंट हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं, तो इसको मार्कआउट किया जाए। कंटेंट क्या होगा चैप्टर का, पहले राइटर का परिचय पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, फिर उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो एक ही वीडियो में सब कुछ होगा। और एक हाईलाइटर लेकर बैठिएगा, जो भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं उसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट भी करते चलेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको रिटन बाई महात्मा गांधी के द्वारा। तो पहले हम लेखक राइटर का परिचय पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बता रहा कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। 1869 और 1948, मतलब ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनकी मृत्यु हुई थी, इनको मार दिया गया था। पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको बापू के नाम से भी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। द फादर ऑफ नेशन, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, एक नेता से बढ़ के, एक राजनेता से बढ़ के क्या थे, एक आध्यात्मिक थे। एक राजनेता से बढ़ के क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर, यानी आध्यात्मिक नेता भी थे। लीडर मतलब नेता, समझ लो, आध्यात्मिक नेता भी थे। किससे बढ़ के, एक नेता से बढ़ के। ही सक्सेसफुली, ये सफलतापूर्वक, यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये सफलतापूर्वक किसको प्रयोग कर रहे थे, सत्य और अहिंसा। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ये सत्य और अहिंसा का सत्यपूर्वक प्रयोग करते हुए एज द चीफ वेपन, चिप मतलब मुख्य औजार, वेपन मतलब हथियार, मुख्य हथियार क्या था, अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश शासक के खिलाफ में मुख्य औजार क्या इस्तेमाल किए थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। सत्य पे चलेंगे, अहिंसा करेंगे। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ में, ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ में ऐसा ही करते चले, उनके अगेंस्ट किए। और ये कहाँ फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदा हुआ इंडिया एंड हेल्प, और इंडिया को मदद मिला। इंडिया गेन, इंडिया ने पाया, क्या पाया, स्वतंत्रता पाई। तो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग के, जो उनका मुख्य औजार था, इसका प्रयोग करके इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने प्रयोग किया। और जिससे क्या मिली, भारत को क्या मिली, इंडिया को क्या मिली, इंडिया को प्राप्त हुई आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फ्रॉम 1915 टिल, यानी 1915 से लेकर 1948 तक ये क्या रहे, कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये भारतीय राजनीति में कब तक प्रभावित रहे, 1915 से लेकर 1948 तक प्रभावित रहे। ही डेड एट द हैंड्स, ये मारे गए किसके हाथों द्वारा, फेंटिक्स। 30, आप याद रखेंगे इसका डेट ऑफ मृत्यु वाला, 30 जनवरी 1948। देखो यहाँ पर एक यूज किया गया फेनेटिक, मतलब इसका मतलब होता है जो क्रूर इंसान, एक उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो व्यक्ति मतलब क्रूर होता है, उनके द्वारा इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। कट्टर व्यक्ति के द्वारा इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। और 1914 हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक आध्यात्मिक, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अध्यात्म, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, सॉरी, हाँ याद आ गया।
इसका हिंदी होता है आत्मकथा। इनकी एक आत्मकथा थी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका हिंदी होता है मेरे सत्य का प्रयोग। मेरे सत्य का प्रयोग करके इनकी क्या है, एक आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जो अपने द्वारा लिखी गई हो। जो इंसान अपने बारे में खुद से लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और मेरे बारे में अगर चाहे देखिए, मेरे बारे में आपने लिखा या आपके बारे में किसी और ने लिखा तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एंड द न्यूमरस आर्टिकल, इनके बहुत सारे आर्टिकल में तो बहुत सारे लेख भी हैं जिसमें यंग इंडिया इनकी एक संपादक थी। और एक जो इनके कहाँ से प्राप्त होती है, सब इनके भाषणों से के द्वारा, हमको डिफरेंट भाषणों द्वारा, इनकी अन्य बहुत सारे सभाओं के द्वारा ये सब हमको मालूम चलता है। रिवेबल हिम एंड नॉट ओनली एन एज ओरिजिनल थिंकर बट एक बहुत बड़े चिंतकार भी थे, चिंतज्ञ, ये बहुत बड़े विचारक भी थे। और सिर्फ विचारक ही नहीं बट ऑल्सो ग्रेटर मास्टर जस्ट आइडोमेटिक मतलब मुहावरे। किसके मुहावरे? इंग्लिश के बहुत बड़े फ्रेज मुहावरे के भी एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, एक सिर्फ थिंकर ही नहीं थे, एक बहुत बड़े मुहावरेकार भी थे इंग्लिश के, यानी इंग्लिश के बहुत बड़े आप समझ सकते हैं कि जानकार भी थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक इसमें बताते हैं। साउंड फाउंडेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, जो बहुत ज़ोरों से बताते हैं, क्या बताते हैं? जो भारत की सभ्यता है विच है सक्सेसफुली, फाउंडेशन मतलब नींव, जो भारत की सभ्यता की जो नींव है बहुत ज़ोर से बताते हैं। और विथ सुटेड द पैसेज द टाइम, जो भारत की मतलब सभ्यता है जिसमें गांधी जी मजबूत भारत की नींव की बात करते हैं और बताते हैं कि भारत की जो नींव है, जो सभ्यता है, सक्सेसफुली सामना किया है, सफलतापूर्वक, विद स्टूड मतलब सामना किया है बहुत सारे विशेष मतलब बहुत सारे हवाएं झोंके मतलब बहुत सारे देश में जो भी घटनाएं घटी उनके बीच भी अडिग रहा, आरा रहा क्या अपने भारत की सभ्यता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच, जो पश्चिमी सभ्यता है, टेंडेंसी प्रिविलेज मतलब पश्चिमी सभ्यता सब ये विलुप्त होते चले गए। उन पश्चिमी सभ्यता का हो कि उसकी प्रवृत्ति है कि वो द पश्चिमी सभ्यता जो है सिविलाइजेशन विच द टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी उसकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है? वो मेरिटलिस्ट कैन, वो क्या करती है बच्चे जी? पश्चिमी सभ्यता जो है वो किसकी बढ़ावा देती है? इसको बोलते हैं भौतिकवाद की। मेटेरियलिटी का होता है कि वस्तुओं का यूज करना, जैसे मोबाइल के यूज बहुत सारे हम लोग बहुत अजोर पे कर रहे हैं, रिचार्ज, ये सब जितनी भौतिक यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं, इसको आप समझ लें भौतिकवाद बोलते हैं। तो जो पश्चिमी सभ्यता है भौतिकवाद की जोड़ देता है, टेंडेंसी प्रवृत्ति भी जोड़ देता है। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि भारतीय सभ्यता से कोई मैच नहीं है। द एलिवेटेड द मोरल बींग्स, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय सभ्यता नैतिकता की बढ़ावा देती है। मोरल मतलब नैतिकता होती है, मानवता की, इसको मानवता कह सकते हैं आप। भारतीय सभ्यता किसकी बढ़ावा देती है? मानवता की, जबकि और नैतिकता की, जबकि पश्चिमी सभ्यता किसकी देती है बढ़ावा? अनैतिकता की, ये मोरलिटी की। ठीक है सर, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर बताया कि व्हाट नो यू, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं कराया है, पहले बताता हूँ, क्योंकि ये मतलब राइटर के आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। यहाँ से अपना चैप्टर शुरू होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई बिलीव दैट, गांधी जी कहते हैं मुझे विश्वास है, गांधी कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है इंडियन हैज़ इवॉल्व्ड, दैट इज कहते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, जो भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है इज़ नॉट बी बीटेन, इसको कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है इन द वर्ल्ड, संसार की कोई शक्तियाँ इसे, कोई भी सभ्यता इसको हरा नहीं सकती है। नथिंग कैन इक्वल, इसको कोई बराबरी सामना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सीड सोन बाय एंड आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, जो भारतीय सभ्यता के जो बीज बो के चले गए हैं, इसको दुनिया कोई शक्ति इसको पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसकी जो सभ्यता का जो बीज बोया है इसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है। अब कहते हैं यहाँ पर रोम चला गया, रोम का नाश हो गया। ग्रीस का भी नाश हो गया, ग्रीस का पतन हो गया। और फिर यहाँ पर एक सेकंड, ग्रीस का बजाय रोम का नाश हो गया,
ग्रीस यूनान की वही हश्र हुआ। यहाँ पर लिखा है सेम फैट द माइट ऑफ द रोम और हमने ऊपर रोम का तो पूरा नाश हो गया, ग्रीस और यूनान का भी वही हश्र हुआ। और फिरोज थे वहाँ पे, फिरोज वाज ब्रोकन। जब फिरोज का भी मतलब इनका भी मतलब पतन हो गया, फिरोज जो शासक थे इनका भी पतन हो गया। जापान हैज़ बिकम, जापान पर पश्चिमी सभ्यता का मतलब असर पड़ गया है। चाइना नथिंग, चाइना तो कुछ है ही नहीं है। और बट मतलब इतने सारे देश की सभ्यता ख़त्म हो गई। लेकिन थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बुक के पूरे अक्षर बड़े दिखेंगे। बहुत अच्छा, चलिए हम पहला पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन इंडिया की जो सभ्यता है यहाँ पर लिखा गया कि बट कैन बी सेड, कुछ चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि चाइना की सभ्यता क्या है। बट इंडिया इज स्टिल मतलब अडिग, ठहरा हुआ। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, जो हमारा नींव था, जो भारत की सभ्यता की जो नींव की जो मजबूती पर टिकी हुई है। बाकी सब का देखो यहाँ पर कहना ही चाहते हैं गांधी जी, सारे देश की सभ्यता खत्म हो गई। चीन का भी कोई पता नहीं चला, जापान पर पश्चिमीकरण हो चुका है जापान का। और लेकिन रूस और का भी, रोम का पतन हो गया, रूस और फिरोज जो शासक था उसका भी पतन हो गया। लेकिन भारत की जो नींव था अडिग है, अड़ा हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, जो पीपल के जो यहाँ यूरोप के लोग हैं, यहाँ पर सिखाया जा रहा है। यूरोप के जो लोग सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं? यूरोप के जो लोग होते हैं बच्चे जी, यहाँ पर ये समझा रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम के जो लोग होते हैं, रोम के जो लोग हैं और ग्रीस के जो लोग हैं, यूरोपियन के द्वारा, यूरोप वासियों के द्वारा जो लिखी गई, यहाँ पर बताया कि यूरोप के लोग जो सीखते हैं, क्या सीखते हैं? दूसरे के लेखों द्वारा, दूसरे कोई लिखा उसको पढ़ते हैं, उसकी सभ्यता को बनाते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि जिन लेखकों को जो लोग अस्तित्व, जिन लेखकों का मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो जिस राइटर के से वो लोग सीख रहे हैं लोग सभ्यता, वो राइटर ही नहीं रहे, उनका नाश हो गया। जो लिखने वाले नहीं रहे तो उनसे लिखी गई सभ्यता सीखकर आप कितना दिन टिक सकते हैं, ये गांधी जी समझा रहे हैं उन लोगों को। तो कहते हैं गांधी जी जो लिखने वाले नहीं रहे तो जो उनके लिखी हुई सभ्यता को पढ़कर जिस सभ्यता को जो लिखे उनसे कोई सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो जो लिखने वाला ही नहीं रहा तो उसका सभ्यता पढ़कर आप कितना, उसकी सभ्यता कहाँ तक रहेगी, उसका सभ्यता का अस्तित्व कहाँ तक रहेगा, उसको भी तो मिटना ही है। रोम विच एग्जिट लॉन्गर देयर, हाँ हो गया, इट्स लॉन्गर देयर फॉर्मर ग्लोरी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूस और जो मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जो यूरोप के लोग कहते हैं कि रोम और यूरोप के लोग का सोचना है, कहना है कि जो रोम और ग्रीस के जो लोग गलती किए हैं उस गलती को हम नहीं करेंगे, उसको हम सुधार लेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, हमारी सभ्यता खराब नहीं होगी। लिखा गया यहाँ पर ग्लोरी आई ट्राइंग थी, सॉरी इन, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग बता दिया आपको, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द यूरोपियन इमेजिंग, यूरोपियन लोग जो इमेजिंग करते हैं, मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि विल अबॉव द मिस्टेक, जो मिस्टेक ग्रीस और रोम के लोग किए हैं, सच देयर पिटेबल कंडीशन, जो उनकी स्थिति आज खराब हो गई, जो उनकी स्थिति दयनीय हुई है, इसके वो लोग, उनकी जो भूल चूक थी इसके कारण उनकी सभ्यता में ऐसा दिक्कत आया, हम उसको नहीं दोहराएंगे तो हमारी सभ्यता ठीक रहेगी। जबकि उनका सोचना ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ बच्चे जी, क्या मेरे साथ आप कुछ लिखना पसंद करेंगे? थोड़ा क्या, तो लिखने से ना आपकी चैप्टर में फ्लो आता है। तो जो भी आपको मैं इनका परिचय और यहाँ तक जो भी पढ़ाया, इसका मैं हिंदी में एक बार अर्थ लिखवा देता हूँ ताकि मेरे नोट्स आपको दिखी कैसा है। तो ये रहा गांधी जी की जो परिचय हमने पढ़ा था उनका ये नोट्स है। और पैराग्राफ 1, ये तो गांधी जी की परिचय का ही अभी है। चलो ये पैराग्राफ 1 जो भी आपने पढ़ा, मैं विश्वास करता हूँ जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, दुनिया में कोई सभ्यता से इसे पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके जो सभ्यता का जो बीज बोया है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। रोम का नाश हो गया, ग्रीस यूनान का वही असर हुआ, फिरोज जो
जो शक्ति थी उस मिट गया, जापान की पश्चिमीकरण हो चुका है, चाइना के बारे में हम कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, किंतु इंडिया की सभ्यता जो है अपनी नींव पर मजबूती से टिकी हुई है। ग्रीस और रोम के लेखकों द्वारा रचनाओं से यूरोप के लोग सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जिन लेखकों ने जिन जो लेखक थे उनका अस्तित्व मिट गया, तो उनके लेखों को पढ़ने वाले का सभ्यता का क्या समाप्त नहीं होगा? क्या यूरोप के लोग कहते हैं कि जो रोम और ग्रीस के लोग गलती किए वे हम लोग नहीं दोहराएंगे, पर यही तो उनकी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है, खराब स्थिति है, जो ऐसा लोग सोचते हैं। चलो अब हम दूसरा पैराग्राफ में आते हैं। थोड़ा तेजी में चलेंगे भाई, क्योंकि 24 पैराग्राफ है, बहुत लंबी चैप्टर है ये, लेकिन मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। आपने क्या पढ़ा, भारत के हम लोग सभ्यता कितनी मजबूत है, इसके बारे में सीखा। पैराग्राफ दूसरे पे चलते हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया की ग्लोरी कैसी है, इंडिया की निखार कैसी है, इंडिया की सभ्यता कैसी है, तो इमूवेबल बताने का यहाँ बता रहे गांधी जी कि इन सारी घटनाओं के बाद भी बहुत सारी घटनाएं घटा, ऑल दिस इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं घटी मध्यक्रम में, लेकिन इंडिया रिमेन्स, इंडिया वहीं का वहीं टिका हुआ है, क्योंकि इसकी जो ग्लोरी है, जिसकी निखार है, जो चमक है, इमूवेबल है, अडिग है, उसको हटाया नहीं जा सकता, अडिग है। इट्स चार्ज, देखो इसका मतलब है आरोप लगाना, अगेंस्ट इंडिया, जो भारतवासियों पर आरोप लगाया गया कि हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज, जो भारत के लोग होते हैं असभ्य होते हैं, उनके पास सभ्यता नहीं होती है, इनग्रेडेंट एंड स्टोलेड, और दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। मतलब हम लोग को बताया कि हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, असभ्य हैं, हम लोग थोड़ा सा भी चेंज नहीं चाहते हैं, हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं अपनी सभ्यता में। ये लोग दूसरे पश्चिमी सभ्यता हम पर आरोप लगा रहे हैं। गांधी इसका जवाब देंगे बाद में, अभी नहीं, उनका आरोप लगा रहने दो। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो आरोप लगाया गया, ये हमारी मेरिट, मतलब हमारी क्या बोलते हैं, मेरिट मतलब उपलब्धि पर, हमारी मेरिट मतलब होता है कि हमारी हैसियत पर, हमारी मेधा पर, मेरिट मतलब मेधा भी होता है, हमारी बुद्धि पर ये लोग लगाए आरोप। लेकिन कि भारत के लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं है। What we have tested or found true and in will of experience we dare not change। मतलब देखो, जो भारत हम लोग चेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे जो लोग, जो हमारे पूर्वज थे, वे लोग निहाई, इसका मतलब निहाई होता है, जैसे लोहार जो होता है निहाई पर पीठ पर सबका लोहा का पहचान करता है, उस तरह हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सभ्यता जो बनाया गया है उसको एकदम परख देखा गया है और वो सही था, इसीलिए तो वी डेयर नॉट चेंज, इसीलिए उसको चेंज करने की हिम्मत हमें नहीं है, क्योंकि मेरा जो सभ्यता है बहुत अच्छा है, बहुत उसको नापा गया है, भापा गया है, अच्छा था तभी उसको अपनाया गया है, तो उसको हमें चेंज करने के हमारे में हम लोग में हिम्मत नहीं है। ये बात वो लोग नहीं समझते कि हम लोग चेंज क्यों नहीं करते हैं अपनी सभ्यता को और संस्कृति को। मैनी ट्रस्ट टेस्ट एडवाइस अपॉन इंडिया द रिमेन्स स्टडी, दिस इज़ हर ब्यूटी, इसकी जो खूबसूरती है, इट इज़ द सिट एंकर और होप। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिस चीज़ को अनुभव और कि न्याय पर जांच के परखा गया है, सही पाया गया है, तो उसे बदलने को कोई आवश्यकता नहीं है और हमें हिम्मत भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने विचारों को भारत पर थोपते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जो एडवाइस देंगे अपॉन इंडिया, पर भारत के ऊपर थोप देते हैं, अपनी स्टडी, अपने विचार को थोपते हैं, लेकिन हमने किसी के विचार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आज भी हम अडिग हैं और यही भारत की खूबसूरती है और यही ब्यूटी है इंडिया की, यही हमारी खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है और हमारी उम्मीदों का आधार है ये सीट एंकर और द होप, यही हमारी उम्मीदों का आधार भी है। दो पैराग्राफ एक बार लिखेंगे बच्चे जी, दो पढ़ लेते हैं। एक पढ़ा था पहले और जीवनी, और हम 2 और 3 साथ में पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन, अब यहाँ पर पढ़ाए हम लोग। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह जो सभ्यता है, आचरण है, व्यवहार का तरीका है। हमारी सभ्यता क्या है? आचरण और व्यवहार का तरीका है। मोड का मतलब तरीका है, कंडक्ट मतलब आचरण का तरीका है। कैसा तरीका है? मैन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी, हमारे कर्तव्य का, मनुष्य कर्तव्य का, ड्यूटी का एक और तरीका है ये। परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स।
ये जो हमारी सभ्यता है, क्या है भाई? सभ्यता जो आचरण का, व्यवहार का तरीका है, जो इंसान को दिखाती है कर्तव्य, हमारी कर्तव्य का ड्यूटी सिखाती है। और कर्तव्य और नैतिकता का पालन करें कि कर्तव्य और नैतिकता का पालन एक दूसरे के बदल कर सकते हैं। कई बार कर्तव्य के इस्तेमाल हम कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है, ये वर्ड हमने यूज किया। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी नैतिकता है, मोरलिटी है, तो हम कर्तव्य के बदले नैतिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्ड को, या नैतिकता के बदले हम लोग कर्तव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरलिटी और नैतिकता का हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व, पाया गया, मोरलिटी इज ऑब्टेन मेस्ट्री आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। यहाँ पर कह रहे हैं नैतिकता का अनुपालन का मतलब ये होता है, नैतिकता हम कहते हैं नैतिकता का पालन कर देंगे, इसका पालन का मतलब होता है कि हमने जो दिमाग में, मोरलिटी द माइंड, जो हमने दिमाग में जुनून, जो हमारे दिमाग में जुनून ख्वाहिश जो पैदा होता है उस पर काबू पाना। पैसन, शौक, बहुत सारी इच्छाएं, ये जो इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो पश्चिमी सभ्यता जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो यूरोपियन सभ्यता है, वो क्या करती है, वो लोग भौतिक सुख सुविधाओं का इसकी प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, उसको दबाना, आवश्यकताओं को कम में रखना। इससे क्या हो, जितने हम सब अपनी आवश्यकता घटाएंगे उतना हम सुखी रहेंगे। ये भारत महात्मा गांधी जी का मानना था। सो डूइंग, हमने अपने दिमाग को जुनून पर जो काबू पाए, ऐसा सो डूइंग, अगर ऐसा हम कर लेते हैं, वी नो, हम अपने आप को जान जाएंगे। अगर हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू कर लेते हैं तो हम अपने आप को जान जाएंगे। आवर सेल्फ्स, और हम आवर सेल्फ मतलब अच्छा जी, हम अपने आप को जान जाएंगे, और आवर सेल्फ मतलब खुद को हम जान जाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात की सभ्यता जो है, गुजरात में सभ्यता का मतलब ही क्या होता है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। गुजरात में अच्छे आचरण का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। ये याद रखना, पेपर में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, मैं इसको यहीं पर ये कर देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, आप डायरेक्ट मारिएगा गुड कंडक्ट। यानी गुजरात की जो मतलब सिविलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है, गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो अच्छा आचरण। 3 पढ़ लिया, चलो 4 को भी पढ़ लेते हैं, साथ में लिख लेंगे कि यहाँ तक लिख ले। चलो 4 ही पढ़ लेते हैं साथ में। इज दिस डिफिनीशन बी करेक्ट? जो हमने डिफिनीशन देखा ये सही है। देन इंडिया सो मैनी राइटर्स हैव शोन, बहुत सारे राइटरों ने जो अपना हमारे जो हम भारत पर कुछ लिखा है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, दूसरों से सीखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एंड दिस एट शुड बी, लेकिन हमसे लोग, हमारी सभ्यता से लोग सीख सकते हैं, हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी यहाँ तक बता रहे हैं। तो हम यहाँ तक बचे जो भी भाव पढ़ा, इसका 2 का 3 का 4 का साथ में लिखेंगे। और पहली बार इंग्लिश पढ़ा, थोड़ा सा जो भी कुछ मिस्टेक तो सब बहुत जांचा हूँ, परखा हूँ, बहुत कम है, फिर भी कुछ थोड़ी मोटी त्रुटियाँ होंगी तो आप क्षमा कर देंगे, छोटे भाई होने के नाते। चलो 3 का भी आप नोट कर लेंगे, एक बार जो पढ़ा है वही सब इसमें लिखा गया है, ताकि आपको जब देखो क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा। एक बार बुक अपने घर पर खोल के रखिएगा और नोट्स को, बुक पढ़िएगा, हिंदी हम मिल जाएगा, बुक पढ़ेंगे हिंदी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा, और कहानी का मतलब समझ पाएंगे तभी आप आंसर लिख सकते हैं या ऑब्जेक्टिव पकड़ पाएंगे। ऐसे पूरा बुक पढ़ने से कुछ होगा भी नहीं। 4 तक हमने पढ़ लिया। मैंने पूरा इंग्लिश नहीं लिखा है, आप जानते हैं ये तरीका होता है अपना, शॉर्ट में खाली एक लाइन लिखते हैं, बाकी तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए 5 पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है इंडिया अपने एग्जाम में, इसलिए हाईलाइट किया हूँ। वी नोटिस दैट माइंड रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी ने हमारे माइंड को क्या बोला था कि हमारा जो दिमाग है, जो बेआराम पक्षी है, कभी आराम नहीं करती है। मोर इट गेट्स, जितना मिलता है और चाहिए और चाहिए, मतलब इसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती है। एंड स्टिल, इसकी इच्छाएँ नहीं रुकती हैं। रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये संतुष्ट भी नहीं रहता दिमाग, जितना दो उतना ही मांगेगा। द मोर वी इंडल्ग इन आवर पैसन, और ये हमारी जो पैसन, जो हमारा शौक़ है, ये बढ़ती जाती है। और अनब्रिडलेड दे बिकम आवर एंसेस्टर, इसलिए हमारे पूर्वज जो थे उनका इसलिए उन्होंने सेट अ लिमिट आवर, मतलब इसके मतलब आवश्यकता,
जो हमें आवश्यकता है और वो लिमिट में होनी चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, ये हमारी इच्छाएं जो होती हैं अनियंत्रित होगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या संलिप्तताओं की एक लकीर खींची थी क्या, और बोले थे कि उन्हें पता था कि धन से खुशी का कोई वास्ता नहीं है। हम जितना धन कमाने की इच्छा में है, मस्तिष्क क्या है, जितना चाहिए उतना ये मानता नहीं है। और ये बोलते धन से कोई मतलब खुशी कोई वास्ता नहीं है, धन से खुशी से कोई वास्ता नहीं है। दे सो दैट, उन्होंने देखा था हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। वही बताया है कि मतलब धन से कोई खुशी का लेना देना नहीं है। 5 हो गया, चलो 6 पर आते हैं। यहाँ पर बता रहे गांधी जी कि अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही हैज रिच। उन्होंने देखा था कि बहुत सारे अमीर लोग अनहैप्पी हैं बिकॉज इज़ पुअर, लेकिन पुअर लोग, जबकि पुअर लोग खुश थे, गरीब लोग खुश थे, रिमेन पुअर। यह आवश्यक नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है कि एक आदमी जो खुश है वह अमीर है, या अमीर आदमी खुश है और एक व्यक्ति जो ना खुश है वह गरीब है। ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जो अमीर लोग हैं वो दुखी पाए गए और जो गरीब लोग हैं सुखी पाए गए। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, लाखों, यहाँ पर लिखा बताए थे गांधी जी, यहाँ पर मिलियंस आर ऑलवेज, लाखों लोग, रिमेन्स पुअर, हमेशा गरीब रहेंगे। ये हमारे पूर्वज ने पहले अनुमान लगा लिया था। ऑब्जर्विंग द ऑल एंसेस्टर्स डिसेयूडेड एज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो भौतिक सुविधा है, भोग विलास है, लग्जरीज नहीं बोलते, लग्जरीज कार है सब, इसकी भोग विलास से दूर रखा हमको। वो नहीं चाहते थे ये इसके हम लोग, और जो सुख सुविधा प्रदान करती वस्तु हैं इसे वो हमसे दूर रखना चाहते थे, और बोलते थे इसे दूर रहने के लिए बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे हजारों वर्ष पहले उनको इस मतलब समस्या का हल था उनके पास। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड प्लाउ, उनके पास बहुत सारे हल थे खेती करने के लिए। 1000 बहुत सारे उनके पास औजार था हल करने के लिए हजारों साल पहले। वी हैव रिटेन, वो लोग सही प्रकार रखे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किए। कॉटेज वी हैव हैड द फॉर्मर टाइम्स, जो खेती का जो तरीका था उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने खेती का जो तरीका चेंज नहीं किया। और इंडियंस मतलब वो जो उनके पास जो शिक्षा जो प्रवृत्ति थी पहले की उसको भी बरकरार रखा, ना शिक्षा की प्रवृत्ति में चेंज किया, ना अपना झोपड़ी चेंज किए, ना खेती का तरीका चेंज किए। वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ, मतलब और कोई नहीं बदला, उन्होंने कोई चीज़ को नहीं बदला उन्होंने। लेकिन आज बताया जा रहा है वी हैव हैड नो सिस्टम ऑन लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन, मतलब जो आज जो सिस्टम, मतलब आज जो कंपटीशन जो शिक्षा प्रणाली में, पहले उनकी जो शिक्षा प्रणाली था स्वदेशी था, और उन्होंने कभी मतलब प्रतियोगिता में मतलब यहाँ पर लिखा गया अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के चक्कर में किसी को उन्होंने गला घोटने का सिस्टम कोई नहीं था उसमें, कि मतलब कंपटीशन के चक्कर में किसी गला ही घोट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इज फॉलोएड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, उनका खुद का अपना व्यवसाय था। ट्रेड द चार्ज रेगुलरली वेज, इट इज़ नॉट दैट डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, लेकिन वो फिर भी कोई मशीनरी के निर्माण नहीं चाहते थे। वो लोग जैसे थे वैसे ही वो लोग खुश थे। बट आवर एंड लोज मोरल फाइबर, वो कोई भौतिक मशीन का निर्माण नहीं जानते थे। हमारे पूर्वज को मालूम था कि कोई चाहते भी नहीं थे, उनको मालूम भी नहीं था, क्योंकि उनको पता था। बट लेकिन आवर फोरफादर का मतलब होता है कि पूर्वज, उनको पता था, कोई लाइन तो छोड़े नहीं ना, हाँ चलो, उनको पता था वी हैव सेट, अगर हम इसके हार्ट मतलब दिल लगा बैठेंगे, अरे जो भौतिक सदीन है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, मशीन है, इसे हम दिल लगा बैठेंगे, उसके पीछे भागेंगे, तो क्या होगा बच्चा जी, इसका परिणाम ये होगा वी, यहाँ पर 3 वस्तु के पीछे भागेंगे, वी शुड बिकम सेल्फ, उसके हम गुलाम हो जाएंगे, उस वस्तु के गुलाम हो जाएंगे, एंड लॉस खो देंगे मोरल फाइबर, अपने नैतिकता को हम बिगाड़ देंगे। वे लोग इसलिए आफ्टर द डिलेबरेशन एंड डिसाइडेड, इसीलिए वो लोग इसका मतलब निर्माण नहीं चाहते थे। वी शुड ओनली
सो डेट वी हैव और हैंड। अब बोलते थे कि अपने हाथ पैर जो हैं इस पर निर्भर रहो, अपने हाथ पैर पर निर्भर रहो, किसी मशीन पर नहीं। दे सॉ दैट द आवर रियल हैप्पीनेस, और वही वास्तविक खुशी है। एंड हेल्थ कंसिन द प्रॉपर यूज टू एंड, और बोले कि स्वस्थ रहेंगे और अपना प्रॉपर हाथ, और असली खुशी उसी में है। और बोले कि अपने हाथ का पैर का उचित प्रयोग करेंगे, इसी में असली खुशी है। तो 6 का थोड़ा लंबा था, तो कहाँ तक लिख लिया था हमने, शायद 4 तक लिख लिया था। तो 5 और 6 का लिखेंगे। 5 वाला ये लाइन है, वी नोटिस, ये वाला, वी नोटिस दैट, हो गया। चलो छठा में आते हैं। चलो अब 7वां में आते हैं। चलिए, दे फर्दर मतलब दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर स्नेयर एंड, और वो जब देखे बहुत सारे रीजन पाए बड़े सिटी में, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर अनावश्यक बोझ है वस्तुओं पर, अनलेस इनकलम्ब्रेंस एंड द पीपुल्स वी नॉट हैप्पी, वहाँ पे लोग खुश नहीं हैं और उन पर अनावश्यक बोझ के तले दबे हुए हैं। दे वुड बी गैंग, वहाँ पर गैंग है, किसका, चोर डाकू का, थीप चोर डाकू का गैंग है, रॉबर्ट्स डाकू का, और प्रोस्टिट्यूशन का आदमी होता था बेस्या, और बेस्याओं का भी वहाँ पर मतलब बहुत सारे झुंड है, गैंग है। वाइस फ्लोरिंग इन देम एंड द पुअर मैंस विद, जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोग का बेच क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, रॉबर्ट लूट रहे हैं, विच रिच मैन, अमीर लोग गरीब को लूट रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में क्यों उनको पसंद नहीं पड़ रहा है कि वहाँ पर चोर डाकुओं का समूह है, बेस्याओं का समूह है, और वहाँ पर अमीर लोग द्वारा गरीब को लूटा जा रहा है। देयर फोर सेटिस्फाइड, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे सेटिस्फाइड थे विथ स्मॉल विलेज। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हमारे पूर्वज छोटे छोटे गाँव में क्यों संतुष्ट थे, क्योंकि उनको शहर का दशा अपने देख लिया कैसा है। दे सॉ दैट किंग, उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा है, जो बड़े बड़े राजा थे, सॉर वेयर इन्फेक्शन द स्वॉर्ड ऑफ आइदर इज द देयर फोर हेल्प्ड द सोवरिंग इन द अर्थ टू द बी इंजीरियर टू द ऋषिस एंड फकीर, जो ऋषि फकीर हैं। तो यहाँ ये बताएगा हमारे जो पूर्वजों ने हमारे देखा है कि एक से एक बढ़ के राजा की तलवारें जो थी हमारे धर्म ग्रंथ की नीति के आगे कुछ नहीं थी। हमारे ऋषि महर्षि फकीरों के आगे राजा कुछ नहीं थे, क्योंकि उनको भी उनके आगे अपना सर झुकाना पड़ता था। हम उस राष्ट्र के लोग हैं, अनेसन हम उस राष्ट्र के लोग हैं जो हमारा संविधान जो है, लाइक इज दिस फाइटर टू इच अदर देन लर्न फ्रॉम अदर्स। हम उस राष्ट्र के लोग हैं जहाँ संविधान ऐसा था जहाँ दूसरे को सिखाने के लिए और दूसरे से सीखने के लिए नहीं था। हमारा संविधान दूसरों को सिखाने के लिए था। हमारा जो धर्म, जो हमारा संविधान, वही सिखाने, दूसरे से सीखने के लिए नहीं था। दिस नेशन एंड कोर्ट्स, हमारे देश में कोर्ट कचहरी, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट हमारे देश में जो कोर्ट कचहरी, वकील, डॉक्टर भी थे, एक सीमा में रहते थे, बट दे वे विद इन बाउंड्स, एक बाउंड में, एक सीमा में रहते थे। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन, उनका जो व्यवसाय था, वी आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर मोरल एवर द वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉबर्ट्स। मतलब उस समय के जो डॉक्टर, वैद, वकील, ये सब जो थे, वो लोग पीपल को लूटते नहीं थे आज की तरह। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल डिपेंडेंट्स नॉट, और लोग उन पर निर्भर में नहीं थे, क्योंकि द मास्टर जस्टिस और द टोलबरी फेयर द ऑर्डिनरी रूल्स, जो हमारे लोग का एक अपना खुद का रूल था जिससे वो लोग कोर्ट कचहरी में लोग अवॉइड करते थे। लोग कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहते थे अपने में। देयर फॉर विद रूट्स, उनका एक रूल था, नियम था। पीपुल इन टू देम द एविल्स टू द नोटिसबल ओनली एंड अराउंड कैपिटल्स, मतलब लोग अपने में जो भी समस्या थी उसको सुलझा लेते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या थी, नोटिसबल ओनली, लेकिन कैपिटल्स, राजधानी के आसपास कुछ समस्या थी। ये भी लाइन जो हाईलाइट किया हूँ पेपर में आ चुका है। ये लाइन दे दिया है, बोला इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो इतना ही लाइन लिख देगा, बोलेगा एक्सप्लेन करो। अब तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, तो पहले तुम पकड़ोगे
द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। हाँ सर। लेकिन जो सामान्य लोग थे वो लोग स्वतंत्र रूप से खेती बाड़ी पर, उनका जो व्यवसाय था खेती बाड़ी था, वो व्यवसाय था, और वो लोग इंजॉय कर रहे थे अपने होम रूल को। वो लोग असली आनंद का, अपने होम रूल का वो लोग इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ तक हम एक बार लिख लेते हैं। कहाँ से है? सतवा से है ना, सतवा से। और जो दो देश में भी बड़े बड़े जाल हैं, जो फंदा है, लोग उसमें दबे हैं। वेश्याओं की वृत्ति बढ़ रही है। लेकिन चलो, और 8वां, एक बार हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। चलो अब शुरू करेंगे 9वां पैराग्राफ। अब देखो बच्चे, इसमें कुछ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कराया हूँ, लेकिन अंतिम में कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। पहले लेक्चर एक बार खत्म होने दीजिए। इसके जितने बैक हिस्से के क्वेश्चन है पेपर में आता है बच्चे जी, मैंने देखा है हर बार लगभग पूछा ही गया है। अब हम 9वां पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं 9वें पैराग्राफ पे। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें गांधी जी बता रहे हैं, महात्मा गांधी, द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता है, एज डिस्क्राइब बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वटराइज इन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है जो अंडरलाइन किया हूँ, एग्जाम में पूछा गया था शायद 2020 या 22 में, कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव मेन ऑल मेन अटेंड प्रिफिक्शन द प्रिफिक्शन। यहाँ तक क्वेश्चन था, इसको बोला था एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता को, जैसा गांधी जी कहते हैं, जैसे डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, विवरण करना। मैंने जो भारत की सभ्यता को विवरण किया आपका से, कैसे कैसे विवरण किए हैं? बोलते हैं भारतीय सभ्यता जो अडिग है, अचल है, इमूवेबल है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन वही पश्चिमी भारतीय सभ्यता क्या होती है? नैतिकता को बढ़ावा देती है। भारतीय सभ्यता जो भौतिक इच्छाएं, इसकी इच्छाओं की दबाने पर जोड़ देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता इसकी विपरीत होती है। चलो, कहते जैसे मैंने भारत की सभ्यता का वर्णन किया है, वेट्रिस मतलब वैसे ही, मतलब ऋषि महर्षियों ने भी, वैसे भी ऋषि महर्षियों ने, प्रेमियों ने भी इनका वर्णन किया है, भारत का वर्णन किया है, जैसे महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में किया है। और कहते हैं कि दुनिया में कोई कोना में चल जाओ, दुनिया के कोई हिस्से में चल जाओ, पार्ट मतलब कोना, हिस्सा, अंडर नो सिविल, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, ऐसी कोई सभ्यता भी नहीं है जो मतलब जिसके लोग, ऐसी कोई सभ्यता नहीं जिसके अधीन लोग जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकें, अपनी संपूर्णता को जी सकें, या अपनी सिद्धि की प्राप्ति उनको हो, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। द टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, क्या है? इज टू एलिवेट, ये क्या करते हैं बच्चे जी? ये एलिवेट टू द मोरल बींग्स, मोरल मतलब नैतिकता, ये नैतिकता को बढ़ावा देती है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, प्रोपगेट, बढ़ावा करती है किसकी? ये मोरलिटी की, अनैतिकता की। भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है, देखिए भारतीय सभ्यता कहो या प्राचीन की सभ्यता कहो, वो हमारी सभ्यता है, और पश्चिमी सभ्यता कहो, यूरोपीय सभ्यता कहो, या मॉडर्न सभ्यता सिविलाइजेशन कहो, मॉडर्न, यूरोपियन और क्या बोलते हैं अपना वेस्टर्न, ये तीनों भाषा उसके लिए है। द लेटर, कहते कि द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर, जो हमारी जो हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, बेस्ड ऑन हमारी सभ्यता जो ईश्वर में विश्वास करती है, बिलीव इज द गॉड। लेकिन उनकी जो सभ्यता वो ईश्वर में विश्वास नहीं, वो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिलोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। ओल्ड इंडिया मतलब वही प्राचीन सभ्यता, भारतीय सभ्यता या भारत की प्राचीन सभ्यता। इवन चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स बेस्ट, जिस तरह माँ अपने बच्चे को सीने से लाकर रखती है। मतलब यहाँ गांधी जी कहना क्या चाहते हैं? जो पश्चिमी सभ्यता है किसकी बराबर होती है? नैतिकता की बराबर होती है। थोड़ा मैं शुरू से एक बार रिकॉल कराता हूँ। हम लोग ईश्वर में विश्वास, भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता उसमें ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है। और
जब हमारा सभ्यता ऐसा है, हम लोग ईश्वर में कैसे रखते हैं? हम ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं। कैसे विश्वास करते हैं? जैसे कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, हम लोग वैसे भी ईश्वर को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। और हमारा भरोसा कैसा होता है? जिस तरह माँ को अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, उसी प्रकार हर भारतीय को भी अपनी सभ्यता को सीने से चिपके रहना चाहिए, अपनी सभ्यता को बचा कर रखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। भारतीय सभ्यता को है अपनाना चाहिए उस तरह, जिस तरह माँ अपने बच्चे को सीने से लगा रखती है, उस तरह हर भारतीय को भी अपनी सभ्यता को सीने से लगा रखना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट। यहाँ पर मैं पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करता हूँ, मुझे कोई से दुश्मन नहीं है, बट आई एम थैंकफुल, मैं तो उसको धन्यवाद देता हूँ, वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स। ये कहता है कि मैं पश्चिमी देशों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं तो उनको सही मायने में उनका धन्यवाद करता हूँ। कैसे धन्यवाद करता हूँ? मैंने एक पश्चिमी सभ्यता से कई चीज़ें सीखी हैं। कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, फॉर वेस्टर्न लिटरेचर, उनके साहित्य, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट आई एम थैंकफुल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनसे जो सीखा हूँ, मे दैट इफ़ आई वांट इंडिया, उससे इंडिया जो मतलब जो मैं उनसे सीखा हूँ, पश्चिमी से मैं जो चीज़ एक चीज़ सीखा हूँ, क्या सीखा हूँ कि अगर भारत को ऊंचाई तक जाना है तो ये मेरी सीख उनको बहुत काम आएगी। जो मैंने उनसे सीखा है, तो मैं कहता कि फुल हाइस्ट मैं जो उनसे सीखा हूँ, अगर कोई इसको जान लेगा भारतीय, तो भारत बहुत ऊंचाई तक जाएगा। आई मस्ट टेल माई कंट्रियन फ्रेंकली दैट आफ्टर years and years experience of modern civilization, I have learned on lesson from it that must sound at all cost। मतलब गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो ये आधुनिक सभ्यता है, मैं साफ से बताना चाहता हूँ कि जो आधुनिक सभ्यता वर्षों दर वर्ष मैं आधुनिक सभ्यता का वर्षों दर अध्ययन के बाद यह सीखा हूँ, इस निष्कर्ष से पहुँचा हूँ कि आधुनिक सभ्यता से काफ़ी दूर रहना चाहिए। तो गांधी जी ने हमें आधुनिक सभ्यता से दूर क्यों रखना चाहते थे? दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी नैतिकता खत्म हो जाएगी। अगर आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में आ जाएगा, तो हमारी जो भारत की सभ्यता संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। 11वां में चलते हैं। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ द वर्शिप। जो हमारी सभ्यता, कहते कि जो ये आधुनिक सभ्यता है, क्या आधुनिक सभ्यता, आधुनिक, यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता से क्या है? तो इसके आंसर देते हैं, इट इज़ वर्शिप ऑफ द मटेरियल। वो भौतिकवाद की पूजा करती है, भौतिक वस्तुओं की पूजा करती है, वो हैवानियत की पूजा करती है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रिट इन दस, वो हैवानियत की पूजा करती है। इट इज़ अनड्यूरेटेड मटेरियलिज्म तो ही भौतिकवाद। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, डज नथिंग, कुछ नहीं है। एवरी स्टेप ऑफ टर्निशिंग ऑफ द मटेरियल, सिर्फ वो भौतिकवाद की वो कुछ नहीं है, सिर्फ कदम कदम पर वस्तुओं की विषय की मान्यताएं हैं, सिर्फ भौतिकवाद का इसमें जगह है, और आधुनिक सभ्यता संस्कृति में कुछ नहीं है। तो हम 11 तक एक बार लिखते हैं, 9 से लेकर 11 तक। आपको कहाँ से पढ़ाएं हम? 9 से 8 तक हो गया था अपना। 9 एक आपके नोट्स बहुत काम है, वजह इसको मैं लिखने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, इसको लिखने के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आपके लिए बहुत पढ़ाई भी किया हूँ, इसको पढ़ा हूँ, रीड किया हूँ, समझा हूँ, सीखा हूँ, तब आपके लिए नोट्स तैयार किया हूँ। चलते हैं 12वां पैराग्राफ में, 12 और बचेंगे, 24 तक है, अब जल्दी हो जाएगा। कहते इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, इट इज़ नॉट अनलेस यूजलेस to wait the merits of the true civilization, it likely that we west has evolved। जो पश्चिमी सभ्यता ने जो संस्कृति, तो कहता है कि जो उनकी सभ्यता है उनके लिए सूटेबल है, हमारी सभ्यता हमारे लिए सभ्यता है, और क्लाइमेट और सराउंडिंग इट सिमिलरली यू हैव सिविलाइजेशन सूट। देखो यहाँ पर गांधी जी ये बातें कहते हैं, जो उनकी सभ्यता है, जो कहते हैं ये बेकार नहीं है, तो कहते हैं कि अगर हम तुलना करने जा रहे हैं, परहैप्स अननेसेसरी, ये बेकार नहीं है तो अनावश्यक है कि हम दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करें, तुलना किए जाए।
वेट मेरिट्स, दोनों मेरिट्स की हम तुलना करें, दोनों सभ्यताओं की तुलना करें, ये अनावश्यक नहीं तो ये बेकार नहीं तो अनावश्यक है, अनावश्यक है, हमको तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वेस्ट है विवर्ग, जो पश्चिमी सभ्यता ने अपने आप जो सभ्यता विकास किया है वो लोगों के हवास आवो आवास के परिवेश के हिसाब से किया है, ये उनके लिए सही है, उनके लिए सूटेबल है। और जो हमने सभ्यता विकास किया है वो हमारे परिवेश, हमारे होश आवास के लिए अच्छा है। तो उनकी सभ्यता उनके लिए अच्छी है, हमारी सभ्यता हमारे लिए अच्छी है, इसमें कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी से कह रहे हैं। 13वां इंपॉर्टेंट एवी लाइन पूछा गया है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिटली मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ तक दे दिया था लाइन और बोल दिया था कि भाई इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले ये देखते हमको पता चल गया था कि ये लाइन जो है अपनी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया, इसको रिटन बाई महात्मा गांधी ने लिखा है। गांधी जी कहते हैं जो आधुनिक सभ्यता का जो विशेषता है, आधुनिक सभ्यता की जो विशेषता है वो सिर्फ क्या है, इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ह्यूमन, जो मनुष्य की इच्छाएँ हैं, भौतिक इच्छाएँ हैं, इसकी बढ़ावा देना, इसकी इच्छाओं को अनंत तक बढ़ावा देना, इन्फिनिटी इनडिफिनिट अनंत तक बढ़ावा देना कि भाई जितना तुम ख्वाहिश करते हो करते जाओ, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाओ। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिंदी हुआ प्राचीन सभ्यता। अब प्राचीन सभ्यता का मतलब हुआ भारत की सभ्यता, क्योंकि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। जो हमारी सभ्यता है, जो प्राचीन सभ्यता है, ये इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन, उस पर बढ़ावा को रोक, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिरोध करना, उसको रोक लगाना, उस पर नियंत्रण करना, कम करना। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, जो हमारी इच्छाएं हैं उसको रोक लगाना, अनावश्यक ख्वाहिशों को दबाने के गुण सिखाती है हमारी सभ्यता। द मॉडर्न वेस्टर्न यानी जो आधुनिक है या पश्चिमी सभ्यता जो है इन सेटेबिलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। जो पश्चिमी सभ्यता में है असंतोष की जो भावना है, कहते जो आधुनिक सभ्यता जो है उसमें जो असंतोष की जो भावना है ना, ये पता नहीं यह क्यों जन्म लेती है। जो उनमें असंतोष की भावना है वो क्यों जन्म लेती है, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि वो देवलोक में विश्वास नहीं करते हैं। डिविनिटी मतलब देवलोक, वो लोग देवलोक में विश्वास नहीं करते हैं। और एनिसिस और रेस्टोरेंट ऑफ एनिशिएंट ईस्टर्न, और जो हमारी सभ्यता है ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम बिलीव ऑफ एन स्पिरिट। जो हमारी सभ्यता है, स्पिरिट मतलब हमारा जो हम इसमें विश्वास रखते हैं, ईश्वर में हम विश्वास रखते हैं, वो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी हम लोग ईश्वर में और ईश्वरीय शक्ति दोनों में विश्वास करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर वही बात होता है कि इन अ फ्यूचर स्टेट इन द एक्सिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर। डिवाइन मतलब दिव्य शक्ति, जो ईश्वर हैं और ईश्वर की जो दिव्य शक्ति है, हम इन दोनों में विश्वास करते हैं। आज देख रहे हैं कि अभी बाबा धाम चल रहा है, सावन का महीना, लोग कितने जल चढ़ाने जा रहे हैं, कितना हमारा विश्वास है ईश्वर में। हम लोग बहुत विश्वास करते हैं ईश्वर में और ईश्वर की दिव्य शक्ति में। वो लोग नहीं करते, पश्चिमी सभ्यता नहीं करते हैं। शुरू कहाँ से किए थे? 12 से, 13 हो गया, 14, 15 पढ़ते हैं, सॉरी 14 बाकी है। सम ऑफ द इमीडिएट, जो तत्कालिक ब्रिलियंट रिजल्ट, जो मतलब तत्कालिक जो मॉडर्न सिविलाइजेशन ने जो आश्चर्यजनक जो खोज किए हैं, जो आधुनिकवाद तुरंत जो लगातार जो खोज हुआ है, क्या बोलते हैं, तत्कालिक जो खोज हुआ है अध्ययन, इमीडिएटली मतलब ब्रिलियंट, जो आश्चर्यजनक जो खोज किया है आधुनिक सभ्यता ने। बट आई हैव नो मैटर ऑफ डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है कि विक्ट्री मैन ऑफ इन लाई इन द रेजिस्टेंस, वो लोग इसका मतलब विरोध नहीं कर सकते हैं जो इंसान है। वी आर डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, और मतलब जो जिन्होंने डेवलप किया है आधुनिक सभ्यता ने, तुरंत जो अपने आप नई नई चीज़ों को जो डेवलप किया आश्चर्यजनक, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। और इसका विरोध नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी सी खुशी के लिए बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, थोड़ी सी खुशी के लिए परमानेंट की खुशी, मतलब अस्थायी खुशी को लोग खो देंगे। गांधी जी ऐसा इस वाक्य में बताए हैं। ये भी लाइन एग्जाम में आ चुका है,
14, 15 देख लेते हैं। चलो 14 तक पहले लिख लेते हैं। हमने शुरू किया था 12, 13, 14, तो पहले 12 नंबर का देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये 12 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी राइटिंग के लिए क्षमा चाहते हैं बच्चा जी। हम चाहते थे दिलों से लिखवा सकते थे, लेकिन अभी मैं खुद अकेला हूँ, कोई अपना नहीं है अभी आज की डेट में बच्चा जी। यहाँ तक असर अपना ऐसा हालत हो चुका है कि हमको 6ठा 7वां 8वां सब कुछ देखना पड़ रहा है। मतलब आप ही सोचो बच्चा जी, आपने कभी देखा होगा, आप ऑनलाइन क्लास करते हो, जो भी टीचर्स फैकल्टी है बड़े क्लास जो ले रहे हैं वो सिर्फ उसी क्लास के लिए फोकस्ड है। लेकिन अपना हम लोग के काम में क्या दिक्कत ये है कि एक ही इंसान पर सब कुछ डाल दिया जाता है। अब मजबूरी में हम लोग को ले चलना पड़ता है, करें तो क्या करें। कोई है भी नहीं कि अपना दुख दर्द सहारा कर सके, सब लोग अपने आप में बिजी हैं। कोई बात नहीं, चलो मैं ईश्वर को मतलब माँ सरस्वती की कृपा से उनको हौसला लेकर मोटिवेट होकर आपके लिए लगा हूँ। जितना कर पाऊँ ये मेरे लिए खूबसूरती होगी, मेरे लिए उपलब्धि होगी। 13 का भी हो गया, 14 का भी देख लें। हम चलते हैं 15 में। कहते जस्ट एज द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन द थिंग्स मटेरियल, जो ये मटेरियल जो भौतिक की जो खोज की हैं। सिमिलरली हिंदुज़्म जो हिंदुत्व जो है मेड इज द मोर मार्वलियस डिस्कवर, जो हिंदुत्व ने जो खोज किया है। थिंग्स रिलीजन्स जो हिंदू धर्म जो खोज है। स्पिरिट ऑफ द सोल, मतलब यहाँ पर गांधी बता रहे हैं कि जिस तरह पश्चिम के लोगों ने अद्भुत खोज की, उसी प्रकार हिंदुत्व ने, भारतीयों ने उनसे भी शानदार अपने अंदर की आत्मा को खोजा। हमने अपने आप को ढूंढा, अपने अंदर की आत्मा को खोजा, उनकी आवाज़ सोचा, उनकी आवाज़ सुना, उसके बारे में खोजा और उन्होंने इसे वस्तुओं का निर्माण किए। 16वां, बट वी हैव नो आई, हमारी जो खोज है इसको देखने के लिए किसी के पास आँखें नहीं है। हमारी जो खोज हुआ है, हमने जो भारतीय ने खोज की है, उसे देखने के लिए हमारे पास वैसी आँखें नहीं है जो हमने जितनी शानदार चीज़ का हमने खोज किया है। जो शानदार चीज़ का हमने खोज किया है उसको देखने के लिए हमारे पास किसी के पास आँखें नहीं हैं। और वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न, और उन्होंने जो खोजा, जो पश्चिमी सभ्यता ने जो खोजा है, इज मेड, उन्होंने जो बनाया खोजा है। आई एम नॉट इन ए मोड ऑफ प्रोग्रेस इन इफेक्ट इट ऑलमोस्ट सीम थ्रू गॉड हिज विजडम एज प्रिवेंट इंडिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ड कुछ मिट गया, इंडिया फ्रॉम है, इंडिया फ्रॉम। कहते कि हमारे पास आंखें नहीं है, जो हमने जो खोज किया है, जो विज्ञान के पास शक्तियाँ नहीं है जो उस खोज को देखे, आंखें चौधरियाँ आ जाएंगी। हमारी जो हमारी इंडिया भारत की सभ्यता ने जो हमने जो आध्यात्मिक जो हिंदुत्व ने जो खोज किया है उसको देखने के लिए किसी के पास आंखें नहीं है जो देख पाए। गांधी जी कहते कि जो उन्होंने खोज किया उनकी खोज से मैं मोहित नहीं हूँ, आकर्षित नहीं हूँ। सच पूछिए तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जो हमारा जो भगवान में विजडम, मतलब जो हमारे भगवान ने हम भारतीयों को रोक रखा है, प्रोग्रेस अलोंग दोज लाइन दैट माइट फुलफिल स्पेशल मिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द अनरस्ट ऑफ मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब होता है वही भौतिकवाद, जो हमारे ईश्वर ने हमें रोक रखा था, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस पर रोक रखा, तो तुम लोग उस रास्ते पर मत चलो। गांधी जी को तो उस रास्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने भी उस रास्ते पर चलने के लिए हमको रोका था। क्योंकि भौतिकवाद को और तुम भौतिकवाद के जो बढ़ते कदम हैं इसको विरोध कर हम इसको पूरा कर सकते हैं। जो भौतिकवाद के जो कदम बढ़ रहा है इसको हम रोकेंगे, रोक कर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, 15-16। तो एक बार 15-16 का देख लेते हैं। इसके आना बच्चे आप पढ़े लिखे, इसी का ना आप चैप्टर के फ्लो में रहेंगे, आप उसको कंटेंट जो लिखते हैं ना तुरंत आपके दिमाग में छप जा रहा होगा। हम ऐसे ही पढ़ते हैं। 17 ये भी एग्जाम में आ चुका है। जितने बच्चे देखो पहले से बताता हूँ, और मैं कहीं बाइक में भूल गया, जितना इसमें हाईलाइट किया हूँ कोई कलर से, समझना कि एग्जाम में आया हुआ लाइन है। डायरेक्टली किसके लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, या यह पंक्ति किस कविता से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ऐसा करके क्वेश्चन आए हैं। आफ्टर ऑल देयर यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि आफ्टर ऑल देयर समथिंग हिंदुइज्म दैट हाज कीप्ड। यहाँ पर कहते हैं आखिरकार हिंदुत्व में कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ
बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यहाँ पर कहते हैं हिंदुत्व में कुछ ना कुछ तो है जो आज तक हिंदू धर्म जीवित है। हमने बेबीलोनियन की सभ्यता को मिटते देखा, सीरिया की सभ्यता को मिटते हुए देखा, पर्शियन की सभ्यता को मिटते हुए देखा, मिस्र की सभ्यता को मिटते हुए देखा। गांधी कहते सबकी सभ्यता मिटती गई। कॉस्ट लुक अराउंड, कहते गांधी कहते अपना सर उठाओ, आसपास देखो, कहीं देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर ग्रीस, कहाँ रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फिट फाइंड टुडे एनीवेयर, वो आज कहाँ है। इट द इटली का गिवन, इटलियन ऑफ गिवन, यहाँ कहते इटली गिवन का इटली के देखो, ये सब कहाँ है। कहते कि आज 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 गिबन की इटली को देखो, देख सकते हैं कहाँ है ये, इनकी पुरातन अवस्था, रोम की इटली अवस्था, ये कहाँ है। कहते और रेदर एनिसेंट रोम, इनकी जो पुरातन रोम और रोम की पुरातन इटली कहाँ है। आप देख कर देखिए, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने कितना पढ़ा है, 17 और 18, सिर्फ 17 पढ़ा ना, ठीक है, सिर्फ 17 पढ़ा। चलो 18 पढ़ते हैं। गो टू ग्रीस, कहते ग्रीस जाओ, गांधी कहते ग्रीस जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उसकी विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी। देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एनिशियंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड योर एंड यू वुड बी कंसंट्रेटेड टू से। गांधी जी कहते हैं कि वहाँ जाओ, घूमो, वहाँ से लौटो और भारत में आकर यहाँ की प्राचीन अभिलेख को पढ़ो, तुम कहने के लिए बाध्य हो जाओगे। क्या बाध्य हो जाओगे, इट इज़ हेयर एनिशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि ये तुम कहने के लिए मजबूर हो जाओगे, बाध्य हो जाओगे, यहाँ भारत में आज भी प्राचीन सभ्यता जीवित है। सारी सभ्यता मर चुकी है, उनकी सभ्यता किसी की नहीं है, लेकिन भारत की सभ्यता, कहीं भी तुम घूम के जाओ आओ, भारत का तुम खाली भारत का प्राचीन अभिलेख पढ़ लो, आपके काम हो जाएंगे। आप कहेंगे, कहने के मजबूर हो जाएंगे कि सच में भारत की सभ्यता जीवित है। तो 17-18 हमने पढ़ा, 19 को देख लेते हैं एक बार। ट्रू देयर वेयर डंगेप्स टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच treasures buried under them, and the reason why to the survived that the and which Hinduism set before it was not development along materialism but spiritual lines। यहाँ पर गांधी जी ये बता रहे हैं कि कहते हैं कि यहाँ पर तुम आकर देखो तो भारत की सभ्यता जीवित मिलेगी। कहते हैं यहाँ कहते भारत में यह भी है कि यहाँ कुछ कचरे मिलेंगे, कुछ गोबर और के ढेर कुछ दिक्कतें मिलेंगी, कुछ कचरे मिलेंगे, परंतु उसी कचरों के नीचे कुछ खजाना भी आपको मिलेगा। भारत में कहते हैं कुछ गंदगी मिलेगी आपको, कुछ गोबर कचरे जो डब्बे ये सब दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर खोदोगे, चट्टानों के अंदर खोदोगे तो आपको कुछ ना कुछ खजाना मिलेगा। और यही कारण है कि हिंदुत्व अपने आगे यह लक्षण हिंदुत्व जो अपने आगे यह लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर कोई तरक्की करेंगे तो हम किस पर करेंगे, आध्यात्मिक, हम किस पर तरक्की करना चाहेंगे, हम तरक्की करना चाहेंगे स्पिरिचुअल लाइन पर, हम आध्यात्मिक लाइन पर तरक्की करेंगे, और किसी पर हम तरक्की नहीं करना चाहेंगे। 20 पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आ चुका है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंडेड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडुलेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनियल। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं की बहुलीकरण पर निर्भर नहीं है। हमारी सभ्यता जो, हमारी संस्कृति जो, हमारा स्वराज है, ये बहुलीकरण पर, मल्टीप्लिसिटी पर, मल्टीप्लाइंग मतलब होता है कि भौतिकवाद की वृद्धि पर नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है, हमारे त्याग पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, हमारे त्याग पर निर्भर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम त्याग देते हैं, हम त्याग करने वाले हैं। 20 तक हो गया। चलो तो एक बार हम 17, 18, 19 इधर से क्या पढ़े थे, 17, 18, 19, 20, इसको हम कर लेते हैं एक बार नोट्स में। ये तो 16 हो गया था ना बच्चे जी, 17 एक बार देख लेते हैं हुआ कि नहीं होता। 17 शायद हो गया था मेरे हिसाब से, शायद हो गया था। 18, 19 और 20 हो गया। कोई समस्या? सर आपको टाइम दे रहे हैं लिखने के लिए? हाँ सर, बहुत अच्छे। चलिए अब आते हैं एक क्षण में। हम लोग अब अंतिम में आ चुके हैं, कहानी अपना ख़त्म होने वाला है।
कहते हैं कि यहाँ गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट जो यूरोपीय सभ्यता, कहते जो यूरोपीय सभ्यता है यूरोपियों के लिए व्यवस्थित है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। उनकी सभ्यता उनके लिए अच्छी है, व्यवस्थित है, ये उनके लिए उनकी सभ्यता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूट फॉर द यूरोपियंस उनके लिए है, बट इट विल मेंट रिविनिंग फॉर, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया था कि लेकिन इसमें इसको टिक करना था। लेकिन अगर इंडिया उस पर चलता है, इंडेवर टू कॉपी, उसकी हम कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो दिस इज़ नॉट टू से, गांधी जी कहते हैं कि मैं बात तो गांधी जी कहते हैं कि और उसको हम नकल करते हैं तो अपने आप के लिए हम लोग नाश करेंगे, अपना खुद का विनाश करने वाले हैं। और कहते बात यही नहीं है कि हम चीज़ों का दिस इज नॉट से, बात ये नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेटेड वेयर में, कहते कि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि हम चीज़ों का आत्मसात करें या अपना, हम चीज़ों को अपनाते नहीं हैं, हम किसी सभ्यता को अपनाते नहीं हैं, अपने आप को मिलाते नहीं हैं। कहते हैं कि यदि कहते हैं कि बी गुड एंड कैपेबल, अगर वो अच्छा हो, हमारे लिए उचित हो, तो इस सिलमेशन हम उसको अपनाते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम किसी की सभ्यता को या किसी अच्छी चीज़ को हम नहीं अपनाते हैं। अगर वो अच्छा हो, टिकाऊ हो, कैपेबल हो, हमारे लिए उचित हो, तो हम उसको अपनाते हैं। बायस डज नॉट ऑल्सो मैन दैट इवन यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट ऑफ द वाट एवर एविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट। यहाँ गांधी जी कहते हैं अगर अपनाने लायक है चीज़ तो उसको हम जरूर अपनाते हैं। बात ये भी नहीं है कि हम जो यूरोपियन सभ्यता में बुराइयाँ आ गई है तो वे लोग उससे जुदा नहीं कर सकते हैं। जो उनमें बुराइयाँ आ गई है तो उसको लोग उससे जुदा हो सकते हैं, उसकी कमियों को लोग दूर कर सकते हैं। 22 पहले 21 को हम लिख लेते हैं, 20 तो हो गया था ना, 21। चलो अब बहुत अच्छे, चलो 22 में आते हैं। यहाँ पर कहते हैं गांधी जी कि द incessant search of material comfort and their multiplication is such an evil, and make bold to say that the European themselves will have no remodel their outlook। यह गांधी जी कहते हैं कि लोग भौतिक वस्तुओं की खोज में लगातार लगे हुए हैं। कहते कि एक ऐसी बुराई है उसमें, मैं साफ कह देता हूँ, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि पश्चिमी के लोग, जो पश्चिम सभ्यता के लोग हैं, जो अपनी दृष्टि को नहीं उनको भी एक दिन अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। जो चीज़ के लिए आज भागे पड़ रहे हैं, हर चीज़ इस कार्य में लगे हुए हैं, एक दिन उनको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। ये बात मैं साफ कह देता हूँ। कहते गांधी जी बोल दिए आउटलुक, इफ दे आर नॉट पेरिस अंडर द वेट of the comfort, ये तो हो गया था ना सर, हाँ, if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming self, it may be my reading is wrong। यह तो बता दिया, मैं साफ कहता हूँ कि इस दिन को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। कहते इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। कहते अगर मेरी व्याख्या गलती हुई, जो मैं बातें कर रहा हूँ उनके लिए कि उनका दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, और ये मेरी बात गलती से, अगर ये बातें मेरी गलत निकल गई और ये गलत हो भी गई, कहते कि यदि मेरी व्याख्या गलत हो, लेकिन मुझे मालूम कि यदि भारत उस लाइन पे चलेगा, बट आई नो दैट इंडिया टू रन, भारत उस चीज़ पे दौड़ेगा, तो द गोल्डन फ्लिस इज सिक्योर्ड सर्टेन डेथ। ये मतलब होता है बहुत सुनहरी चीज़, बहुत अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़। जो इंडिया जो है गोल्डन फ्लिस को पाने की जो कोशिश करता है, तो वे लोग अपने लिए मृत्यु को दावत देंगे। इंसान अपने लिए खुद मृत्यु को दावत देगा। लेटस इनग्रेव ऑन द आवर हार्ट्स दैट मोटो वेस्टर्न फिलोसफर। एक पश्चिमी सभ्यता के जो दार्शनिक है वो कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो कहते हैं कि एक पश्चिमी सभ्यता के जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि सदा जीवन उच्चार विचार, सदा जीवन उच्च विचार, उनका एक कहना था। आज ये बात निश्चित है
और देन फिलोसफर थिंकिंग टुडे, आज ये बात सत्य है, दैट आर मिलियन, लाखों लोग कैन नॉट बी है, मतलब आज ये बात निश्चित है कि लाखों लोग का जीवन उच्च नहीं है, उच्च नहीं हो सकता। उच्च वो बोले कि वो क्या बोले थे, उच्च जीवन सदा जीवन उच्च विचार, सभी लोग का जीवन उच्च नहीं हो सकता है, आज लाखों लोग का जीवन उच्च नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि वी फ्यू कैनॉट बी हाई लिविंग एंड द फी हु, कुछ थोड़ी सी प्रोफेस टू द थिंकिंग्स फॉर मिसल्स रन टू द रिस्क इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। गांधी जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि लाखों लोग का जीवन मतलब है ऊंच हो जाए, ऊंच नहीं हो सकता है, लेकिन उच्च जीवन की विचार की व्यर्थ में उच्च विचार को त्याग नहीं करने चाहिए, उच्च विचार को नहीं त्यागे, अपना विचार उच्च रखना चाहिए। उच्च मतलब अच्छा जीवन मिले या ना मिले, लेकिन हमारा उच्च विचार होना चाहिए, उसमें हम अपने हाई थिंकिंग को हम लोग नहीं त्याग सकते हैं, उसको हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, उसको मिसिंग नहीं कर सकते अपने हाई थिंकिंग को। 23 नंबर 22 हो गया। सिविलाइज, यहाँ पर कहते हैं गांधी जी कि सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म। एक क्वेश्चन आ चुका है कि सिविलाइजेशन का रियल सेंस क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। द कंसिडेंट कैनॉट मल्टीप्लिकेशन, गांधी जी कहते हैं कि मतलब जो सभ्यता का वास्तव में अर्थ सिर्फ बहुलीकरण नहीं होता है, सिर्फ चीज़ों को बढ़ाना नहीं होता है, भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं होता है। बट इन द डिलाइबरेटेड इन द वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, लेकिन अपनी स्वेच्छा से। गांधी जी कहते हैं मतलब यदि वास्तव में देखा जाए तो सभ्यता का मतलब, सभ्यता जो है वो उसका मतलब बहुलीकरण नहीं होता है, लेकिन जानबूझकर स्वेच्छा की इच्छा सीमित करना, जानबूझकर अपनी इच्छा को सीमित करना ही सभ्यता है, और तभी हमको वास्तविक खुशी मिलेगी। और हम लोग यहाँ पर गांधी जी लाइन बता रहे हैं, दिस इज अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। तभी हम लोग वास्तव में खुश रह पाएंगे अगर हम अपनी इच्छाओं को, जानबूझकर इच्छाओं को हम लोग दबाते हैं, कम करते हैं। आखिरी कहते हैं कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ तक पूछ दिया था कि इसको एक्सप्लेन करो। कहते हैं कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी ऑफ कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव सर्टेन लेवल बिकम हिंड्रेंस इंसेंडेंट टू हेल्प। ये गांधी जी कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए निश्चित मात्रा तक भौतिक सुख तो सही है, आवश्यक है, लेकिन जैसे उस निश्चित मात्रा से हम उसको पार करते हैं, मात्रा से अधिक हम भौतिक सुख लेने लगते हैं, तो यही जो भौतिक सुख जो हमको मदद देती है, जैसे मोबाइल सबको तुरंत फ़ोन लग जाता है, कैलकुलेटर सब जल्दी हिसाब निकाल लेते हैं, अगर अधिक उसका यूज हम करने ले जाएंगे, कोई भी चीज़ हो, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी, तो वही चीज़ हमको मदद के बदलाए हमारे जीवन में रूढ़ा बन जाएगी, हमारे जीवन की रुकावट बन जाएगी, क्योंकि हम उसी पर निर्भर हो चुके हैं। देयरफॉर ideal certain the unlimited number of the wants and satisfying their seems to be a delusion or and a snare। इसलिए मन में जो असीमित इच्छाओं के जो उत्पन्न हो रहा है, इसकी हमको पूर्ति करना या चाहना यह भ्रम है। मन की कभी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती है, कभी नहीं। सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर लिखा है सेटिस्फेक्शन फिजिकल, वही बात, द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स इवन actual needs and one narrows self must meet a voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him the service of the humanity and on which all ingredes should be concentrated। गांधी जी यहाँ कहते हैं कि हमारी इच्छाएं जो है, सीमित इच्छाओं में जो उत्पन्न हो रहा है,
इसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, और इसको चाहना भी मतलब ये भ्रम है कि हमारी इच्छाएं पूर्ति हो सकती, कभी नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि आज हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। यदि आप इसमें एक बार फंस जाते हैं तो कभी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपका शरीर सुख और बौद्धिक जरूरत की निश्चित जरूरत का आकार मिलनी चाहिए। आपके अंदर जितनी ऊर्जा जोश क्षमता है उसका उपयोग मानवता की, यहाँ पर लिखा गया था कंसंट्रेशन, हम उसको जो अपना है, हम ह्यूमनिटी मतलब मानवता के लिए अपना सब कुछ हमको लगा देना चाहिए। जितना हमारे पास जितना एनर्जीज है उसको लगा देना चाहिए। एकाग्र से कहाँ लगा देना चाहिए? मानवता के विकास पर उसको लगा देना चाहिए, मानवता की सेवा पर लगा देना चाहिए। इस तरह से हम बच्चा जी पढ़ लिए पूरे। तो एक बार हम शायद 22 से करने वाले थे, एक बार देख लेते हैं फिर से। 21 हो गया था ना, एक बार 21 भी दिखाते हैं, कोई हो सकता है आपको छूट गया हो, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से लिखवाया था आपको। फिर भी 21 रिकॉर्ड कर दिया हूँ, 22 भी मेरे ख्याल से हो भी गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैच कर लीजिएगा। क्योंकि पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ तक आपको नोट्स लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे। थोड़ा रात में करा तो थोड़ा कुछ वीडियो पर उतना क्लीन से ना हो, क्योंकि हमारे पास लाइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो इसके बुक वाले सारे क्वेश्चन में इसमें इंक्लूड किया हूँ, साथ में क्वेश्चन बैंक। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा जी कि हाउ डज महात्मा गांधी, अभी जो देखो जो आपने पढ़ा उस भूल जाओ, उसको सिर्फ आपको याद रखना है। आपको उसका हिंदी लिखने के लिए नहीं आएगा पेपर में, सिर्फ आपको उसका हिंदी इसलिए याद रखना कि आप क्वेश्चन पकड़ पाए। जैसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्रीमेन टू डील विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी अपने देशवासियों से आधुनिक सभ्यता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, किस तरह का। वो बोले थे कि हमको जो है पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए, आधुनिक सभ्यता से हमको दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी नैतिकता क्या हो जाएगी बच्चे जी? डिस्ट्रॉयड, हमारी नैतिकता खत्म हो जाएगी। तो उसके अनुसार बस 2 ही लाइन लिखे तो काम चल जाएगा। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, अब लिखा था ना सभ्यता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो उसका वही शब्द होता है कि हम ये, इसका मतलब सिर्फ बहुलीकरण नहीं होता है, लेकिन हमारी इच्छा को अगर मतलब वॉलंटरी रेशन जानबूझकर उसको कम करना ही क्या है? सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे होम रूल को एंजॉय कर रहे थे, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिखेंगे कि भाई हमारे जो पूर्वज थे फ्रीली मतलब छोटे छोटे विलेजों में खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, और खेती बाड़ी करके खुश थे, एकदम मस्त थे, उनको कोई बड़े शहर से लगाव नहीं था, छोटे छोटे शहरों में वो खुश थे। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीज एड फ्रॉम्स लग्जरीज, मैंने हमारे जो पूर्वज थे हमें सुख विलास से आनंद से दूर क्यों रखा, हमें क्यों बोले थे कि सबसे दूर रहो? क्योंकि वो जानते थे कि हम इसके अगर आदी हो जाएंगे, इसके पीछे दिल लगा देंगे, इसके पीछे हो जाएंगे तो हम इसके गुलाम हो जाएंगे। इसलिए मतलब गुलाम होता है मेटेरियलिज्म, भौतिक चीज़ का हम गुलाम हो जाएंगे और हमारी नैतिकता बच्चे जी खत्म हो जाएगी, हमारी नैतिकता बिगड़ जाएगी। हाउ सिविलाइजेशन टॉट बी टू मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स ऑन अदर, सभ्यता ने एक दूसरे के प्रति मित्रता होना चाहिए कैसे? सभ्यता से हमें एक दूसरे से मतलब मित्रता की भावना कैसे होनी चाहिए? तो उसके आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रमोट क्या करता है ये? अच्छा आचरण व्यवहार विच क्रिएट फीलिंग और फ्रेंडशिप अमॉन्ग पीपुल, ये दोस्ती मित्रता को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन है कि हाउ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता संस्कृति यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है? तो बहुत अलग है। हमारी सभ्यता संत की किसकी मोरलिटी की पूजा करती है, इसको प्रमोट करती है, जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रमोट किसको करते हैं? इमोरलिटी को, अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे अंतर हैं। वाई डॉज गांधी जी से दैट माइंड, गांधी से क्यों कहते थे जी जो इंसान का दिमाग जो है आरामदेह परिंदा है, चिड़िया है, तो क्योंकि और माइंड जो है इसको जितना मिलेगा उसको इसकी इच्छाएं पूर्ति होती नहीं है। रेस्टलेस बर्ड द मोर इट, जिसको जितना पाता है उतना इसको इच्छा होती है। डिसेप्ट दिस इट रिमेन्स डिस, जितना भी इसको मिल जाए फिर भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होता है। इसीलिए गांधी जी ने बोला था कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, नहीं रुकने वाली चिड़िया है। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़ वाई द सेटिस्फाइड, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो लार्ज सिटी से दूर क्यों रहे और वो छोटे छोटे शहरों में गाँव में क्यों खुश थे? क्योंकि भाई आप जानते हैं कि वो शहरों में उन्होंने क्या देखा था? ट्रैप, बेस्या, चाकू, गरीबों को लूटना,
ये सब उनको से दुखित हुए लोग, और अपने छोटे छोटे गाँव में ही वो खुश थे। वाट अकॉर्डिंग टू द अनदर ऑथर, जो गांधी जी हैं, जो कवि हैं, उनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहते लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। तो गांधी जी क्या बोले थे, आधुनिक सभ्यता का मतलब होता है कि ये मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रटलिटी। गांधी जी बोलते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो सिर्फ आधुनिक भौतिकवाद की पूजा करता है, अनैतिकता की पूजा करता है। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वही आधुनिक सभ्यता से क्या विशिष्टता है। तो आधुनिक सभ्यता की यही विशेषता है कि भाई वो चाहता है कि इनडिफिनाइट मल्टीपल, अपनी इच्छाओं को अनंत तक बढ़ा लो, अपनी इच्छाओं को अनंत तक बढ़ाते जाओ, ये उसकी मायने हैं। द ऑथर परसिव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ, लेखक को आधुनिक आविष्कार से खतरा आभास क्यों हुआ। गांधी जी को आधुनिक आविष्कार से खतरा क्यों आभास हो रहा था, क्योंकि गांधी जी का बिलीव था कि भाई अगर इसके जो नए नए आधुनिक आविष्कार होंगे, सिविलाइजेशन वेयर टू टर्मिट टेरिबल टू रेस्टिस्ट एंड दैट परमानेंट हैप्पीनेस, मतलब जो थोड़ी सी खुशियों के चक्कर में पूरा परमानेंट अस्थायी खुशी लोगों का छीन जाएगा। व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म, लेखक भौतिकवाद के मुकाबले क्या पसंद करते हैं। तो वो भौतिकवाद के बदले स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकवाद जो है उसको वो पसंद करते हैं। ये 15 और ये देखिए एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब 14 लिख लीजिए। लिखा है कि व्हाट डज, ये तो क्वेश्चन हो गया, डिपेंड अपॉन। अब एक्सप्लेन एक लिख देगा कि चूज 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे ये लाइन पूछा गया था, द डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इंडिफिनाइट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले तो आपको पकड़ना पड़ेगा कहाँ है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे द एबव लाइन, जो उपयुक्त लाइन है टेकन फ्रॉम, लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, हुज ऑथर इज महात्मा गांधी, या राइटर महात्मा गांधी। इतना लिखते हैं ना आप तो 2 नंबर तो पैसा ही मिल जाएगा आपको। और 2 नंबर इसके बारे में थोड़ा सा लिखने के लिए क्या लिख देंगे, वो लाइन वहीं पर है ना, बताया थी इस लाइन से गांधी बताना चाहते हैं कि दैट द मैन, जो इसका मुख्य लक्षण है आधुनिक सभ्यता का, इंक्रीज ह्यूमंस नेवर एंडिंग मटेरियलिज्म, ना खत्म होने वाली इंसान की भौतिकवाद की इच्छा। फिर आगे एक्सप्लेन, ओवरसेल्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे भोग विलास से क्यों दूर रखा हमारे पूर्वज ने, क्योंकि वो अनुमान था कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर लिखना पड़ेगा, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इतना लाइन तो ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखो, मैं पकड़ लेता हूँ कहाँ से पूछा गया, मैं आपको पढ़ाया ना बच्चा जी, और जो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये लाइन अपने इस चैप्टर से है कि नहीं है। अब मैंने कितना 2011 से लेकर 2009 से लेकर 24 तक पेपर चेक किया, मैं क्वेश्चन देख के पकड़ लेता था कि हाँ ये चैप्टर का हिस्सा है। आपको भी ये फीलिंग आ जाना चाहिए, यही मेरा पर्पज़ था, इसीलिए मैं पूरा आपका उसका अर्थ लिखवाया हूँ और लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़े थे। अब एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, फिर भी आंसर शीट करके ला दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बच्चा जी रात के देखेंगे आप 11 से ज़्यादा 11 बजने वाले हैं, तो सोने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ। लेकिन टेंशन मत लेना, पूरा इसका आंसर कर दिया हूँ, आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो बच्चे जी, हम भी इंसान ही है ना, सुबह से लेकर मतलब इंसान लगे रहता है, नोट्स बनाओ, पढ़ाओ बच्चों को, थोड़ा थक जाते हैं। फिर भी आपके लिए मैं सोचा कि आज थोड़ी जल्दी है, आज करता हूँ कि बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब डालेंगे और दिन में टाइम बच नहीं रहा बच्चों के लिए। इस वीडियो को बहुत शेयर करना बच्चे। देखो इसमें MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ करके लाया गया था। मात्र देखिए वीडियो में, अब जाके देख लेना किसी भी चैनल पर, इतना जल्दी नहीं कराया जाएगा। और इसमें समय क्यों लेना, इसको बच्चे आप खुद कर सकते हैं। आप ये वाला लाइन आ गया ना, एटिटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो इसका B हो जाएगा ग्रीस।
ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, ऑब्जर्विंग ऑल थिंग्स द आवर सेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्रेजर फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं चैप्टर से, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? बीच ऑफ स्नॉफ से, द अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। भाई सब जानते हैं कि ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। देखो फिर आ गया, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? फिर देखो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? मैंने देखा ना, मैं हैरान था, खाली ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इट द वर्शिप। अरे मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है भाई? तो ये पूजा करता है मटेरियलिज्म की, यानी भौतिकवाद की पूजा करता है ये। कहते हैं डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइज स्मॉल विलेज। कौन छोटे छोटे गाँव में संतुष्ट थे? हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में खुश थे। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वज मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं चाहते थे? दे वी न्यू, जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। उनको पता था कि हम इसके गुलाम हो जाएंगे। द सेंटेंस आफ्टर ऑल दिस, देखो फिर वैसे ही लाइन आ गया, ये कहाँ से लिया गया है? मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे, बहुत। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, क्या लाइन कहाँ से लिया गया है? और अंत में आपके लिए कुछ और MCQ। आप अधिक देखो, ये तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सब। अब आपको चाहिए थोड़ा सा और एडवांस इसकी मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे करोगे बच्चा जी? तो मैं आपके लिए देखो, हर बच्चों को बस मैं डिमांड करता हूँ, ये बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाला। लेकिन इसके आंसर पे आपको विश्वास नहीं करने होंगे। देखा गया है, पाया गया है, बहुत सारे आंसर आपको इसमें मिस्टेक मिल जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना पर्पस होगा कहने का कि आप इसके चैप्टर को जो भी पढ़ते हैं, आप सिर्फ इस अभ्यास कीजिए। जैसे मैं कि देखो इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आप इसको सिर्फ यूज करेंगे अभ्यास के पर्पज़ से। देखो ये क्वेश्चन करा दिया था ना, आप इनके आंसर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन खुद से करेंगे। करीब करीब उनके पास शायद 57 क्वेश्चन है। चौवन क्वेश्चन था इनके पास। आप इन क्वेश्चन को जरूर प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चा जी, मेरा छोटा सा वीडियो था, जैसे भी था मैंने इसको बहुत अपने तरफ से पूरा इसको मैंने कोशिश किया अच्छे से पढ़ाने का। वैसे हम इसके टीचर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने आप में ये देखता हूँ कि मैं बच्चों के लिए कुछ सीख के आपको पढ़ा दूँ। आपको ज़रूर इससे सहायता मिल जाएगा, मेरा ये मानना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा जी, धन्यवाद।